नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा वीडियो विधायिका पर आधारित होगा। आप सभी जानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और लोकतंत्र की मुख्य रूप से 3 कड़ी होती है, एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कार्यपालिका के बारे में देख लिया है, केंद्र स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी। अगर आप नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियो को आप देख लीजिए। तो हमने ऑलरेडी देख लिया उसको। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो विधायिका है। विधायिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात लेजिस्लेचर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम अभी सेंटर के विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। भारत में आपको पता है कि संसदीय प्रणाली व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से केंद्र में संसदीय व्यवस्था है उसी तरीके से राज्य में भी ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे विधायिका के बारे में। ठीक है, तो विधायिका, सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें, हमेशा ये पूछा जाता है कि विधायिका क्या है, या आप सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि विधायिका है क्या। तो देखिए, किसी भी सरकार को चलाने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। पहला, कोई एक नियम कानून हो जिसे पूरे देशवासी फॉलो करें। पहली बात क्या है कि कोई एक नियम कानून हो जिसे पूरा का पूरा देशवासी फॉलो करे। ठीक है, तो अब वो नियम कानून क्या होगा, उस नियम कानून को कौन बनाएगा, ये एक प्रश्न उठता है। तो ये सरकार के पार्ट जो होंगे, जो सरकार होगी वही तो बनाएगी। हाँ, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर नियम कानून बनाया जा रहा है वहाँ के नागरिकों को फॉलो करने के लिए, अगर कोई नागरिक फॉलो नहीं करता है, या ये मान के चलिए कि नागरिकों को फॉलो करने के लिए बनाया गया है, तो किसकी जिम्मेवारी होगी कि उसे फॉलो करवाए। तो उसके लिए एक अलग कड़ी की ज़रूरत होगी। और तीसरी बात, अगर मान लिया जाए नियम बना दिया गया, कोई ये नियम बना दिया गया, कोई एक्स आदमी है जो ये नियम को फॉलो करवाने के लिए डिटेल कर दिया गया। अब मान लिया जाए कि कोई आदमी फॉलो नहीं कर रहा है, फिर क्या होगा उस समय। तो उसके लिए कोई एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए, कोई एक ऐसी कड़ी होनी चाहिए जो उससे फॉलो न करने पर समुचित सज़ा का प्रावधान करे, सज़ा दे। तो ये लोकतंत्र भी, या कोई भी सरकार, ठीक है ना, पहले राजा महाराजा भी होते थे तो उनके पास भी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये तीनों चीज़ें उनके पास भी होती थी। आज समय में भी है, लेकिन आज का स्वरूप अलग है, पहले का स्वरूप अलग था। तो जो लोगों के लिए नियम बनाते हैं कि हाँ आपको ऐसे चलना है, जैसे रोड के लिए क्या है, हेलमेट लगाकर चलना है, लाइसेंस के साथ चलना है, इंश्योरेंस कराना है, ठीक है ना, बाईं तरफ चलना है, ये रेड लाइट पे रुकना है। इस तरीके से बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। बहुत अलग अलग, मारपीट नहीं करना है, कि किसी का मर्डर नहीं करना है, किसी को ये नहीं करना, बहुत तरीके का नियम। तो ये नियम किसने बनाया? तो जो नियम बनाया उस अंग को विधायिका कहते हैं। बात आ रही समझ में ना? जो भी नियम बनाते हैं कि वहाँ के नागरिकों को वो चीज़ फॉलो करनी है ताकि उस देश में, उस राज्य में, उस स्थान पर बड़ी अच्छी व्यवस्था बनी रहे, एक अनुशासनात्मक व्यवस्था और शांति बनी रहे, लोगों के बीच में शांति से अपना जीवन यापन करें। इसलिए विधायिका नियम बनाती है। तो ये नियम कौन बनाती है? विधायिका बनाती है। ये चीज़ को आप समझ लीजिए। और उस नियम को फॉलो कौन करवाती है? कार्यपालिका करवाती है। और अगर वो फॉलो कोई ना करे या उसमें कोई गलती कर दे तो उसको सज़ा कौन देता है? तो न्यायपालिका। तो ये 3 कड़ी होती है लोकतंत्र की। ये चीज़ समझ गए। आज हम लोग विधायिका को ही पढ़ेंगे। ये शायद 2-3 पार्ट में वीडियो आएगा, लंबा है, इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको समझने के लिए कि किस तरीके से विधायिका कानून ये सब बनाती है, सारा कुछ मिलेगा इस चैप्टर में आपको। चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि विधायिका का भी 2 प्रकार है। ये चीज़ समझिएगा, ये समझने वाली बातें हैं। विधायिका का भी 2 प्रकार है। एक वैसा प्रकार जो अमेरिका में फॉलो किया जाता है, ठीक है, और एक वो प्रकार जो भारत या ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है। अमेरिका में क्या फॉलो किया जाता है? जो वहाँ पर वहाँ पर अध्यात्मक शासन प्रणाली है, आपको पता है अमेरिका में अध्यात्मक शासन प्रणाली है। तो वहाँ पर अध्यात्मक शासन प्रणाली, जहाँ भी प्रेसिडेंशियल रूल रहता है, वहाँ पर विधायिका के पार्ट प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। अर्थात अमेरिका में
जो राष्ट्रपति होते हैं उनका विधायिका से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन भारत में कौन सा मॉडल चलता है? तो भारत में विधायिका के 3 अंग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ये सवाल आता है, विधायिका कह लें या उसे संसद अब कह लें। अब हम लोग संसद कह करके चलेंगे, ठीक है। तो भारत में विधायिका स्टेट और केंद्र दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी केंद्र पढ़ रहे हैं तो अब हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संसद, पार्लियामेंट। तो इसको देखते हैं। तो भारत में संसद के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। भारत में ये तीनों को मिलाकर के संसद बनती है। हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का हिस्सा होता है, सर्वोच्च कार्यपालिका होता है। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति कार्यपालिका है उसी तरीके से राष्ट्रपति विधायिका का भी हिस्सा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अक्सर सवाल में आता है कि संसद में कौन कौन शामिल है, ऑप्शन दे देगा, लोकसभा, राज्यसभा, सेकंड ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों, थर्ड ऑप्शन राष्ट्रपति, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। तो तीनों शामिल होगा, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहला चीज़ तो यही समझने वाली है कि भारतीय संसद में तीनों शामिल होते हैं, लेकिन अमेरिकी संसद में ये अलग है। अमेरिकी संसद से, अमेरिकी संसद में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का जो संसद है, जिसे ये अमेरिकी संसद में प्रेसिडेंट शामिल नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ पर अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अमेरिकी संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी है ना, लेकिन अमेरिका में संसद को कांग्रेस। तो अमेरिका का जो संसद है वहाँ सिर्फ 2 पार्ट है। एक का नाम है सीनेट, एक को कहते हैं क्या? सीनेट, और दूसरे को कहते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव, ये कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर राष्ट्रपति इसका हिस्सा नहीं होता, वो पूर्ण रूप से कार्यपालिका का हिस्सा होता है, ठीक है। चलिए, यह सीनेट जो है ऊपरी सदन को कहते हैं और रिप्रेजेंटेटिव निचली सदन को कहते हैं। यह भी हम लोग देखेंगे कि ऊपरी सदन और निचली सदन क्या होता है, ये सारा लोअर हाउस किसे कहते हैं, ये सारा कुछ हम लोग अभी देखेंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ें समझने वाली ये थी, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा इसके संरचना के बारे में, ये थोड़ा देखिए, हमने बताया है यहाँ पे कि विधायिका 2 प्रकार का होता है। एक संघीय विधायिका जिसे संसद कहते हैं, और एक राज्य विधायिका जिसे विधानमंडल कहते हैं। संसद का पार्ट होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और राज्य विधानमंडल का पार्ट कौन होता है? राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। हमेशा एग्जाम में आता है उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा। राज्यसभा वैसा सदन है जहाँ पर राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों से लोग आते हैं, ठीक है। अर्थात राज्य कहाँ से? तो विधानसभा या विधानसभा के निर्वाचित लोग यहाँ से आते हैं। ये हम लोग आगे देखेंगे, इसे बस अभी इतना समझिए कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, अर्थात अपर हाउस। इसे क्या कहते हैं? अपर हाउस। और लोकसभा को निम्न सदन अर्थात लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमने अभी देख लिया। आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि संसद के बारे में संविधान के भाग 5 में बताया गया है, और ठीक है। तो अभी हम लोग संसद को ही पढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इसके संरचना के बारे में। यहाँ पर हमने अलग अलग करके दिया है, राज्यसभा का अलग दिया है, उसके बाद राज्यसभा खत्म होने के बाद लोकसभा के बारे में बताया है। लेकिन अभी जो हम लोग लेक्चर देखेंगे इसमें कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, मतलब एक साथ राज्यसभा के बारे में भी बताएंगे और लोकसभा के बारे में भी बताएंगे, तो इससे आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा आएगी। तो देखिए, सबसे पहले संरचना बताते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा में सबसे पहली चीज़ तो ये मानिए कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, ये इसका प्रतिनिधित्व होता है। अर्थात राज्य सरकारों द्वारा, और केंद्र शासित प्रदेश में 2, दिल्ली और पुदुचेरी, जहाँ विधानसभा है वहाँ से लोग राज्यसभा में मनोनीत होकर के वहाँ से आते हैं। सॉरी, मनोनीत होकर के नहीं, बल्कि वहाँ से निर्वाचित होकर के आते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे इसकी प्रक्रिया क्या क्या है। तो वो 2 चीज़ समझ लिए, इसे उच्च सदन कहा जाता है। एक और चीज़, यह अस्थाई सदन है, यह अस्थाई सदन है। आपको बताते हैं, राज्यसभा 1952 में इसका गठन किया गया है। इसको कब लाया गया है?
1952, 3 अप्रैल 1952। कई बार सवाल पूछ लेता है कि राज्यसभा का गठन कब किया गया है, तो 3 अप्रैल 1952 में। एक और सवाल यहाँ पे आ सकता है कि वो कौन सी लोकसभा चुनाव थी जिसमें राज्यसभा उस समय नहीं था। तो पहली लोकसभा, क्योंकि आपको पता है 1950 में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ। प्रथम लोकसभा के समय, अर्थात जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उस समय राज्यसभा अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि राज्यसभा तो 1952 में आया है। ठीक है, इसकी संरचना क्या थी, तो उस समय इसकी संरचना 250 रखी गई थी, और आज भी वर्तमान समय में इसका अधिकतम संख्या 250 ही है। इस 250 का कैटेगराइजेशन है, 250 सीट टोटल है राज्यसभा में। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि राज्यसभा में 2 जगह से लोग जाते हैं, एक राज्य से और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश से। तो राज्यों के लिए 238 सीट यहाँ पे है। राज्यों के लिए कितने सीट हैं? 238 सीट। और केंद्र शासित प्रदेश के लिए, राज्य और केंद्र शासित है दोनों के लिए 238 सीट है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 238 सीट पर चुनाव होगा, ये ध्यान रखिएगा। और 12 सीट जो बच गया, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब किस व्यक्ति को मनोनीत किया जाएगा? तो राष्ट्रपति द्वारा उन व्यक्ति को कला, साहित्य, संगीत, ये सब के जो क्षेत्र में लोग होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है, 238 राज्य और संघ शासित क्षेत्र से। अब यहाँ पे भी 238 का भी कैटेगराइजेशन, इसे भी समझिए। इस 238 सदस्य में, 238 जो राज्य और केंद्र शासित के लिए है, तो 238 सदस्य में टोटल 229 सदस्य राज्य से लिए जाते हैं। जो भारत के राज्य हैं ना, बिहार, यूपी, ये सब वहाँ से लिए जाते हैं। और 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से, दिल्ली और पुदुचेरी से लिए जाते हैं। ये पूरा का पूरा कैटेगराइजेशन है। इस कैटेगराइजेशन को और बेहतर ढंग से संविधान में व्याख्या किया गया है। और आप जब अनुसूची पढ़ रहे होंगे, शेड्यूल पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे आप पढ़े होंगे कि चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हमेशा सवाल पूछते रहता है कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित अनुसूची कौन सा है, तो वो कौन सा है? चौथी अनुसूची है। वो कौन सा है? चौथी अनुसूची है। एक चीज़ और आप ये समझ लीजिए कि राज्यों का जो प्रतिनिधित्व किया गया है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जैसे किस राज्य को कितना सीट मिलेगा, 229 टोटल सीट है ना। अब क्या बिहार को, यूपी को, झारखंड को, हर किसी को समान सीट मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जनसंख्या के अनुपात पर सीटों का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, जैसे ये आप मान के चलिए कि कहीं एक सीट भी है, जैसे त्रिपुरा में, त्रिपुरा से मात्र एक, वहाँ पर एक सीट दिया गया राज्यसभा का। वही उत्तर प्रदेश में 31 सीट दिया गया है, सबसे ज़्यादा। तो इस तरीके से जनसंख्या के आधार पर उनको अलग अलग बांटा गया है। लेकिन आपको एक चीज़ बताते हैं, भारत, देखिए कंपैरेटिव स्टडी हमेशा कीजिए। भारत और अमेरिका को यहाँ पे मिला करके चलिए। जिस तरीके से भारत में जनसंख्या के आधार पर दिया गया, जैसे मान लिया जाए कि कोई राज्य ए है और एक राज्य बी है। ए की जनसंख्या 10 लाख है, ए की जनसंख्या क्या है? 10 लाख या 10 करोड़ है, मान लीजिए 10 करोड़, और बी की जनसंख्या 1 करोड़ है। तो यहाँ पर 10 गुना सीट होगा, अर्थात यहाँ ज़्यादा सीट होगा और यहाँ कम सीट होगा। लेकिन अमेरिका में क्या व्यवस्था किया गया है कि अमेरिका में टोटल राज्यसभा का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं। आपको याद होगा, अभी हमने बताया था कुछ देर पहले, वहाँ पर ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। तो सीनेट का टोटल सीट 100 है और अमेरिका में आपको पता होगा 50 राज्य है। तो हर एक राज्य में 2-2 सीट है। जनसंख्या कितना क्या है उससे कोई मतलब नहीं, वहाँ इक्वल डिवाइड कर दिया गया है। तो भारत और अमेरिका का अलग अलग है, डिफरेंस है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको चीज़ें याद रहेगी ज़्यादा दिनों तक। जब भी आप तुलनात्मक रूप में स्टडी करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। ये राज्य का हमने देख लिया। उसके बाद संघ क्षेत्र में भी 2 ही है टोटल। ऐसे तो अब ये अभी तो जम्मू कश्मीर को भी ये संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है, लेकिन दादर नगर हवेली को मिला दिया गया है। दमनदीप और दादर नगर हवेली को आपस में मिला दिया गया है। तो इस कारण संघ राज्य क्षेत्र की संख्या तो 7 ही रह गई है। ठीक है ना। तो 7 में से टोटल 2 दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ से लोग राज्यसभा में चुन करके जाते हैं। क्यों यहाँ से जाते हैं? क्योंकि इनकी जनसंख्या ज़्यादा है और यहाँ विधानसभा है।
यहाँ विधानसभा अस्तित्व में है, इस कारण विधानसभा से चुन करके जाते हैं। कल के डेट में हो सकता है जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा लागू कर दिया जाए, तो यहाँ जब विधानसभा अस्तित्व में आ जाएगा तो यहाँ से भी चुन करके जाने लगेंगे। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें हमने इसके संरचना से संबंधित देख लिया। एक और लास्ट बच गया कि 12 सदस्यों का नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सबसे पहला सवाल तो राष्ट्रपति इसको नॉमिनेट करते हैं, क्योंकि सर्वोच्च नागरिक तो वही है। ठीक है, वो क्यों नॉमिनेट किया जाता है? सवाल कई बार दिमाग में ये सवाल आता है कि ठीक है, निर्वाचन हो गया, हर एक राज्यों को भी जनसंख्या के हिसाब से न्याय कर दिया गया कि आप इतना सीट रखिए, आप इतना सीट रखिए, तो फिर ये नॉमिनेशन का बात क्यों आया? देखिए, नॉमिनेशन इसलिए है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग, कोई व्यक्ति जो किसी क्षेत्र विशेष में बहुत प्रसिद्ध होते हैं, बहुत वो अपने क्षेत्र विशेष में नामी व्यक्ति होते हैं, तो कई बार सोचा जाता है कि चलो उनको भी रख लिया जाए हमारे नियम कानून बनाने वाले एरिया में, ताकि वो कुछ सही सजेशन दे सकें। जैसे आप सुने होंगे सचिन राज्यसभा का, रेखा राज्यसभा के सदस्य थे, हेमा मालिनी राज्यसभा के सदस्य, तो ये लोग जितने भी लोग, ये जो राज बब्बर या ये सब जो राज्यसभा के सदस्य थे, वो नॉमिनेटेड सदस्य थे, कला से नॉमिनेट किए जाते थे। ठीक है ना, तो ये इसलिए किया जाता है कि कोई फील्ड विशेष में वो प्रसिद्ध आदमी हो और वो भी अपना विचार प्रस्तुत करे और वो भी इस देश के कानून बनाने में अपना हिस्सेदारी लें। इसलिए 12 लोगों को क्या किया जाता है? नामित किया जाता है, अर्थात नॉमिनेट किया जाता है। तो कौन कौन से भाग से किया जाता है? तो साहित्य से किया जाता है, साहित्य, कला से किया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र से किया जाता है और समाज के क्षेत्र से किया जाता है। इतने 4 क्षेत्र से इनको नॉमिनेट किया जाता है। जो इन क्षेत्रों में उत्कृष्टता जिनको हासिल होती है उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया राज्यसभा के बारे में टोटल इनका। देखिए, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु, यहाँ पे ये देखिए ये मिस हो गया है, यहाँ पे 130 नहीं बल्कि 31 है। उत्तर प्रदेश में 31 सीट है, महाराष्ट्र में 19 सीट है, तमिलनाडु में 18 है और पश्चिम बंगाल और बिहार में, बीपीएससी जो दे रहे हैं उनको ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों में 16-16 सीट है। ठीक है, त्रिपुरा जैसे राज्य में 1 ही सीट है। तो ये अलग अलग सीट है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो इतना सारा चीज़ हम लोग देख लिए। अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमनदीप, इसमें कुछ भी नहीं है, चंडीगढ़ का भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, लक्षद्वीप का भी कुछ भी नहीं है। तो ये सारा का सारा हमने अभी देख लिया। ठीक है, ये राज्यसभा का संरचना है। अब हम लोग इसी के साथ लोकसभा का संरचना देख लेते हैं। 1 मिनट, हमने बताया था कि आपको साथ में पढ़ाएंगे। लोकसभा का संरचना देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, जिस तरीके से हमने बताया कि राज्यसभा का सबसे पहला जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। तो इसे एक अस्थाई सदन के रूप में गठन किया गया था। ये चीज़ समझिए, इसे एक अस्थाई सदन कहने का मतलब इसका कभी विघटन नहीं होता है। विघटन नहीं, अर्थात राज्यसभा हमेशा अस्तित्व में रहता है। अभी आप सुने होंगे ना कि 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ जहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगर कोई पूछे कि लोकसभा के भी चल रहा है तो 16वीं चल रहा है, 16th लोकसभा चल रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे कि अच्छा ये बताइए राज्यसभा के में चल रहा है, कौन सा राज्यसभा? तो राज्यसभा बस भाई पहली चल रहा है, जो है वही अस्तित्व में है। इसका कोई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कुछ नहीं है। लोकसभा भी 16वीं के बाद 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं ऐसे करके अनंत काल तक चलते रहेगा। लेकिन राज्यसभा अस्थाई सदन है, ये परमानेंट है, ये कभी डिजॉल्व नहीं होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, सवाल ऐसे भी आते हैं। अब इस अस्थाई सदन का मतलब क्या होता है और अस्थाई का मतलब? लोकसभा अगर अस्थाई है तो अस्थाई का मतलब क्या हुआ और अस्थाई का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, राज्यसभा में जो लोग नॉमिनेट किए जाते हैं या जो लोग वहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं, उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है। उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो आप तो बोलेंगे कि भाई 6 वर्ष के बाद तो उसको डिजॉल्व हो जाना चाहिए, 6 वर्ष के बाद तो वो दूसरी राज्यसभा आनी चाहिए, फिर 12वां वर्ष तीसरी आनी चाहिए। इस तरीके से नहीं, ऐसा नहीं है। ये 6 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन हर एक दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 मेंबर को क्या कर दिया जाता है? वो हट जाते हैं, अपनी सदस्यता
से वो मुक्त हो जाते हैं। हर एक 2 वर्ष पर 1/3 मेंबर राज्यसभा के सदस्यता से मुक्त हो जाते हैं। इस कारण राज्यसभा कभी पूर्ण रूप से डिजॉल्व नहीं होता है। वही लोकसभा क्या होता है, अगर पहले हुआ तो हुआ, नहीं तो 5 वर्ष के बाद उसे तो कन्फर्म ही वहाँ पर उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और दोबारा चुनाव होगा और दोबारा लोकसभा आएगा। ठीक है, लेकिन राज्यसभा की सदस्यता कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर एक दूसरे साल पे 1/3 सदस्य अपनी सदस्यता को खत्म करते हैं। ठीक है, ये पूरा समझ गया। अस्थायी क्यों कहते हैं, अस्थायी क्यों कहते हैं। तो उसके गठन के बाद अब इसका देख लेते हैं। इसका लोकसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 में किया गया है। किस में किया गया है, अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसकी अधिकतम संख्या 552 है। राज्यसभा में 250 था, ध्यान रखिएगा, और इसमें 552 है। तो 52 में कैटेगराइजेशन क्या है, 552 का कैटेगराइजेशन क्या है, 530 सदस्य आएंगे राज्य से, बिहार, उड़ीसा, यूपी, ये सब से। ठीक है, उसके बाद 20 जो सदस्य हैं, 20 सदस्य ये आएंगे यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी, तो कितना हो गया, 530 और 20 550, और 2 बच गए, ये एंग्लो इंडियन आते हैं। समझाएंगे एंग्लो इंडियन को क्यों लिया जाता है। इतनी चीज़ें अभी आप समझिए। चलिए, अब यहाँ पर भी आपको बता दें कि लोकसभा में भी जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, राज्यों का जो 530 सीट अलॉट किया गया है, यह भी जनसंख्या के आधार पर किया गया है। यहाँ भी जनसंख्या के आधार पर किया गया, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। संघ राज्य क्षेत्र में भी जनसंख्या के आधार पर दिया गया है इनको। ठीक है, उसके बाद जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं, तो नॉमिनेटेड राज्यसभा में 12 व्यक्ति नॉमिनेटेड होते हैं। राज्यसभा में कितने होते हैं, 12 व्यक्ति, लेकिन लोकसभा में आगे का एक हटा दीजिए, बच गया 2, मात्र 2 व्यक्ति नॉमिनेट होगा, और वो 2 व्यक्ति कौन होगा, एंग्लो इंडियन। देखिए, एंग्लो इंडियन का जो प्रोविज़न संविधान में किया गया था ना, जिस समय भारत आज़ाद हुआ, उस समय बहुत सारे ऐसे अंग्रेज थे जो भारतीय अंग्रेज थे, आंग्ल भारतीय जिसको कहते हैं, जो मूल रूप से तो ब्रिटेन के थे, लेकिन वो पूर्ण रूप से भारत के हो गए थे, तो इसको आंग्ल भारतीय कहते हैं। तो जिस समय हमारा संविधान लागू हो रहा था, इनको 10 साल के लिए बताया गया कि ठीक है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है चुनाव हुआ और उनका प्रतिनिधित्व ना हो, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो, तो उनके लिए कौन सोचेगा, संसद में कौन सोचेगा उनके लिए। ठीक है ना, मान लो कि संसद में एक भी महिला ना हो, तो महिलाओं के सुरक्षा के लिए या महिलाओं के विकास के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, ये कौन सोचेगा भाई, हाँ, कौन सोचेगा। तो इसलिए माना जाता है कि कम से कम भाई हर एक ग्रुप से, इसलिए आप देखिएगा कि SC ST से भी, महिला से भी, हर एक ग्रुप से आरक्षित सीटें होती है और लोग चुन करके जाते हैं। तो जब संविधान लागू हो रहा था, उस समय भी ये समस्या आई कि अगर मान लिया जाए वैसे अंग्रेज जो भारत के हो चुके हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था किया जाएगा। तो उस समय 10 साल के लिए, कितने दिन के लिए, मात्र 10 वर्ष के लिए, 10 साल के लिए बोला गया कि 2 एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन का प्रोविजन किया जाए, और वो 10 साल बार बार बढ़ता रहा। वो 10 साल क्या हुआ, बार बार बढ़ता रहा। ठीक है, और अभी इसको 2009 में इसको 2020 तक के लिए बढ़ा गया था, और 2020 में अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले न्यूज आया था कि हमारी जो संसद है वो इसको और बढ़ा दी है। ये आप, मुझे याद नहीं है कि कितने दिनों के लिए बढ़ाई है, ये आप सर्च कर लीजिएगा कि अभी जो एंग्लो इंडियन है इसका रिजर्वेशन कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, ये अभी भी प्रैक्टिस में जारी है। तो ये इतनी चीज़ें हमने देख लिया। उसके बाद एक और चीज़ समझिए कि अभी जो हमारा लोकसभा के सीटों का बंटवारा है, लोकसभा के जो सीटों का जो बंटवारा है, वो हमारा 2026 तक नियत है। अर्थात 2026 तक जो चुनाव होगा, उस समय तक हर एक राज्य को उतना सीट होगा। 2026 के बाद जो अगला चुनाव होगा, वहाँ पर लोकसभा के सीटों का जो बंटवारा है वो बदल सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक राज्य A है और कोई एक राज्य B है। आज़ादी के समय इसकी जनसंख्या 1 लाख थी मान लीजिए, और इसकी जनसंख्या 70,000 थी। अब हो सकता है ना कि ये
ये जो है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून अपने यहाँ ज़्यादा लागू कर लिया, इसकी जनसंख्या में कम वृद्धि हुई और इसका जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गया। इसका मान लीजिए कि आज़ादी के समय इसका 1 लाख था और अभी वर्तमान समय में इसका 10 लाख हो गया है, ये 10 गुना बढ़ा। और बी जो है 20 गुना बढ़ गया, बी जो है 20 गुना बढ़ गया, ठीक है ना। अब ऐसे समय में तो लोकसभा का सेम सीट रहना उचित नहीं है ना, सीटों का तो वर्गीकरण अलग अलग होना चाहिए। तो 2026 तक ये सीट नियत कर दी गई है और वो किस जनसंख्या के आधार पर, किस जनगणना के आधार पर किया गया, तो 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया। ये भी सवाल पूछता है कि लोकसभा के सदस्यों का सीट जो नियत किया गया है वो किस जनगणना के आधार पर किया गया है, तो 1971 के कब तक किया गया, तो 2026 तक। 2026 के बाद हो सकता है सीटें बदल जाएं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आरक्षण का भी प्रोविज़न है, लोकसभा में आरक्षण का भी प्रोविज़न है। और आपको बता दें ये आरक्षण भी एंग्लो इंडियन जैसा 10 साल के लिए ही था। कितने दिनों के लिए था, मात्र 10 साल के लिए था। लेकिन इसे धीरे धीरे बार बार पॉलिटिकल रीजन से बढ़ा दिया गया और दोबारा 2020 में भी इसे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो अभी अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और जनजाति के लिए 43 सीटें आरक्षित है। कई एग्जाम में भी पूछ देता है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा ये हमारा देख लिए कि लोकसभा जो है जिसे निम्न सदन कहते हैं, यह एक अस्थायी सदन है और इसका संरचना क्या है इसको हमने अच्छे तरीक़ों से देख लिया। ये सारा का सारा समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा आप चुनाव प्रणाली के बारे में समझते हैं। इसके क्या समझते हैं, थोड़ा चुनाव प्रणाली के बारे में। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, देखिए एक मिनट, जो राज्यसभा का सदस्य जो है इसका निर्वाचन, हाँ एक चीज़ तो भूल गया था, बताया नहीं मैं आपको। लोकसभा का चर्चा किया गया अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा का चर्चा किया गया अनुच्छेद 80 में, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके निर्वाचन के बारे में समझते हैं। तो राज्यसभा में हमने बताया कि राज्यसभा राज्यों से चुना जाता है। कहाँ से चुने जाते हैं लोग, राज्यों से चुने जाते हैं। तो राज्यों के कहाँ से चुने जाएंगे, तो राज्य में जो राज्य विधानमंडल होती है जिसे हम विधायक कहते हैं, एमएलए जिसके सदस्य को कहा जाता है, तो जो सदस्य निर्वाचित होते हैं विधानसभा के, वैसे सदस्य जो निर्वाचन के द्वारा आते हैं, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो आपस में एक निर्वाचक मंडल तैयार करते हैं और उस निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। तो अब आप बताइए कि जब राज्यसभा का सदस्य राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया, तो क्या इसे हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे या अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे, तो इसे हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। क्यों, क्योंकि प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता डायरेक्ट चुने, पर जनता तो डायरेक्ट नहीं चुनी, जनता पहले विधायक को चुनी, एमएलए को चुनी और एमएलए फिर इसके सदस्य को चुने। तो ये यहाँ पर हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा। कभी भी कोई पूछे कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा, और लोकसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है, तो जनता डायरेक्ट वोट देती है। आप देखते होंगे एमपी के चुनाव में आप डायरेक्ट, लोकसभा के चुनाव में आप डायरेक्ट भाग लेते हैं और वहाँ पर खुद जा करके वोटिंग करते हैं। तो लोकसभा का जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और राज्यसभा का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो सबसे पहले निर्वाचन में तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर। हम पूरे डिटेल में इस दोनों टर्म को राष्ट्रपति वाले सेशन में बताए थे कि एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। ये एक स्पेशल मेथड है जिसके थ्रू चुनाव कराया जाता है। आप राष्ट्रपति के चुनाव को जाकर के पढ़िए, उसमें बहुत डिटेल में ये चीज़ें बताई गई है। वही फॉलो किया जाता है किसमें, राज्यसभा के सदस्य के लिए भी। कौन करते हैं, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये इनके चुनाव का प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद इसका आहर्ता क्या होना चाहिए, तो इसका आहर्ता होना चाहिए कि भाई आप भारत के नागरिक हो नहीं हो, भारत के नागरिक हो मिनिमम। उसके बाद 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। भारत के नागरिक होने का तो लोकसभा के लिए भी जरूरी है कि भारत का नागरिक हो, लेकिन लोकसभा में 25 वर्ष की ज़रूरत होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए कंपैरेटिव हम पढ़ा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, याद रहेंगी चीज़ें।
राज्यसभा का सदस्य कोई आदमी तभी बन सकता है जब वो 30 वर्ष का आयु पूरा कर लो। अगर आप चाहें तो आप नहीं बन सकते, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि अभी जो भी आप सुन रहे हैं आपकी उम्र 30 साल से कम होगी, क्योंकि ये लेक्चर वही सुनेगा जिसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, और अमूमन जिसे स्टेट पीसीएस की तैयारी ना करनी हो, उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो 30 साल के ऊपर वाले तो कर नहीं सकते। तो इसलिए आपके दिमाग में अगर अभी आ रहा होगा कि हम भी अभी बन जाएं राज्यसभा का सदस्य, तो असंभव है। हाँ, लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए 25 साल की ही जरूरत होती है। तो ये 30 और 25 ध्यान रखिएगा। उसके बाद किसी लाभ के पद पर ना हो, अर्थात कहीं नौकरी ये सब ना कर रहा हो, कहीं कुछ ना कर रहा हो। मंत्री, राज्यपाल ये सब लाभ का पद नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको पहले ही बताए थे कि लोकसभा के राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया और 1950 में लोकसभा का गठन किया गया। तो ठीक है, लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसका कार्यकाल 5 साल है, तो 5 साल वो अपना जॉब किया, जो भी है अपना उसका काम किया, उसका दोबारा चुनाव हुआ, दोबारा चुना तो ठीक है, नहीं तो हार गया। चलिए, इसका तो मैटर समझ में आ गया। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो ये चीज़ आनी चाहिए। 1952 में मान लो कि 250 लोग हैं, 250 में वर्तमान समय में 245 है, जिस वर्तमान समय में कितना है 245। मान लो कि इसमें से टोटल 245 लोग उस समय चुनकर आ गए, मान लेते हैं टोटल 245 चुनकर आ गए। अब एक नियम ये भी तो है कि 2 साल में 1/3 खत्म हो जाएगा, तो 245 जो आए वो तो बोलेंगे कि भाई ये तो 6 साल तक हमारा कार्यकाल है, तो हम तो 1958 तक बने रहेंगे, और नियम बोलती है कि नहीं 2 साल में तो 1/3 हटना चाहिए, तो 54 में 1/3 को तो हटना पड़ेगा। तो क्या होगा, ऐसे इस झंझट से निपटारा के लिए वहाँ पर लॉटरी सिस्टम लगाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन कोई अगर बच्चा पूछ दे तो ये चीज़ समझाने के लिए उस समय लॉटरी सिस्टम लगाया गया था, ठीक है ना, लॉटरी सिस्टम। और उस लॉटरी सिस्टम में जो लोग आ गए उनको सेवानिवृत्त कर दिया गया, और नहीं तो फिर छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से हर एक 2-2 साल पर उनको सेवानिवृत्त किया गया था उस समय पहले। बाद में तो अभी ठीक हो गया। अभी मान लिया कि 2012 में हम 2020 में चुने गए, तो हमारा 6 साल पूरा हो जाएगा, उस समय हम 1/3 ही चुने जाते हैं, हर एक 2 साल पर 1/3 चुन लिए जाते हैं बाहर से, 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं और 1/3 को चुन लिया जाता है। तो इस तरीके से अब बैलेंस बना हुआ है। तो ये चीज़ें कार्यकाल ये सब हमने समझ लिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों का अवधि हमने समझ लिया अच्छे तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है, बात समझ गए। चलिए, अब मान लिया जाए, चलिए ये चीज़ें अब हो गई। अब बाकी का लेक्चर लंबा हो जाएगा, आधा घंटा का हो चुका है। अब बाकी टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।